हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। बच्चों, दिल्ली होमगार्ड के लिए मैंने जैसा कि वादा किया था कि आपको कोर्स बिल्कुल फ्री यहां पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको पीडीएफ मुझे पता है कि मिल रही होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पीडीएफ में तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं कि सर पीडीएफ में ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी पीडीएफ नहीं खुल पा रही है। हालांकि मैंने बहुत सर्च करके उसमें पीडीएफ जो है डाली है और बहुत अच्छे से आपके फ़ोन लैपटॉप किसी भी चीज़ में यदि आप पीडीएफ को खोल रहे होंगे तो आपकी पीडीएफ जरूर खुल रही होगी और आपको वहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे। तो बच्चों, अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। अगर आपको लगता है कि हमारे फ़ोन में लैपटॉप में या कहीं भी डेस्कटॉप में हमारी पीडीएफ नहीं खुल पा रही है तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं। हालांकि मैंने हेल्पलाइन नंबर भी आपको बहुत जल्द देने वाला हूं जिसमें आप हमें डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारी जो भी वीडियो आपके लिए आएगी उसका पीडीएफ आपको मात्र 1 से 2 घंटे के अंदर ही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे ही चैनल पे वीडियो अपलोड होगी उसके तुरंत बाद ही आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों, चलते हैं आज के हमारे वीडियो। हमारी 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं बच्चों, जिसमें टॉप 10 क्वेश्चन और टॉप 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के मैंने इसमें कराए थे। हालांकि जनरल साइंस का मॉक टेस्ट 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए हर बार लेकर आता हूं जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश भी कर सकते हैं बच्चों, हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंग्लिश का क्वेश्चन भी आपको बोल के बताऊंगा और हिंदी का भी। हालांकि मुझे पता है आप ये चीज़ समझ जाएंगे। अगर किसी को समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकता है। तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, तो वो प्रावधान किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जो भी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट भी नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी रफ कॉपी में बिल्कुल लिख के रखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। उसके बाद आप अपना मिलान जरूर करिएगा कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए बताता हूँ इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 जो है आपका संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। अब इसमें से 2 क्वेश्चन बचे यहाँ पे बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो बुलाने का काम कौन करता है बच्चों, यहाँ पे राष्ट्रपति जो है आपका बुलाने का कार्य करता है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं। तो अध्यक्षता कौन करता है बच्चों, तो अध्यक्षता आपको पता होगा लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जिसे स्पीकर भी कहा जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष आपकी इसकी बैठक की अध्यक्ष करता है। तो आपका ये संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति आप बुलाता है, और राष्ट्रपति अध्यक्षता कौन करता है इसकी, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 112 में क्या है बच्चों। अनुच्छेद 112 में पूछा जाता है कि इसमें क्या चीज वर्णित है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा बजट। तो बजट आपको याद रख लेना, बजट यहाँ पे आपका बजट जो है इसमें शामिल है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में ऐसा क्या प्रावधान है जो आपको पता होना चाहिए, तो आपको पता होगा राज्य, यानी राज्य का महाअधिवक्ता होता है, जो राज्य का महाअधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो ये बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अनुच्छेद 165 में राज्य का महाअधिवक्ता जो है शामिल है। बात करते हैं अनुच्छेद 143 की बच्चा। तो 143 में आपको पता होगा राष्ट्रपति जो है सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह ले सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, ये इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब ऐसे कहते हैं कि अगर इन्होंने सलाह ले ली तो सलाह को जो है मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो सलाह मानी ही जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके लिए आप बस एक प्रस्ताव रख सकता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर है कि उस प्रस्ताव को माने या नहीं माने या उसको नकार दे, वो उनके ऊपर है। लेकिन वो बाध्य नहीं है कि उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, तो आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विलायत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो विलायत खान जी, इसमें आपको ABCD मिलेंगे, जैसे आपका तबला हो गया, बांसुरी हो जाएगा, सरोद हो गया या सितार हो गया। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सितार। यानी ये जो है सितार बजाने में बहुत ज़्यादा निपुण थे। जैसे आपको हरिप्रसाद चौरसिया, आपका बांसुरी जो बांसुरी बजाते थे वो हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो आपकी बांसुरी बजाने में जो है माहिर थे। अलग अलग हैं सभी, जैसे तबला बजाने में और का सरोद बजाने में। तो यहाँ पे वो मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा पूरी डिटेल में, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं बच्चा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सियोल किस देश की राजधानी का नाम है। तो राजधानी भी पूछी जाती है, आपको पता होगा एग्जाम में। तो सियोल किस देश की राजधानी है, तो सही आंसर आपको ABCD में से बताना है। उत्तरी कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की है, जापान की है या आपकी मलेशिया की है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर आया है बच्चों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दक्षिण कोरिया। बात करते हैं उत्तरी कोरिया कहाँ की है, तो प्योंगयांग। ये आपको याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है।
यांग। तो आपको इसका भी याद रख लेना। बात करते हैं जापान। जापान की राजधानी क्या है बच्चों? यहाँ पे टोक्यो है, टोक्यो। तो बस जापान की राजधानी भी आपको याद रखना है, टोक्यो हो जाएगी। मलेशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रख लेनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मलेशिया का भी आपको याद हो गई, जापान की भी, और आपका नॉर्थ कोरिया की भी और साउथ कोरिया की भी। ये तीनों चारों चीज़ें मैं आपको जो ऑप्शन होते हैं मैं उनसे भी आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाए बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, देहरादून में है, नई दिल्ली में है या पुणे में है? तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में आपका भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। बात करते हैं लखनऊ में क्या स्थित है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, केंद्रीय वनस्पति विज्ञान। अगर बात करता हूं केंद्रीय वनस्पति विज्ञान कहां पे स्थित है, तो लखनऊ में है। और केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान भी आपका लखनऊ में, ये आपको याद रख लेना है। देहरादून की बात करता हूं तो वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये वन अनुसंधान संस्थान आपका है, तो आपका देहरादून में है। और आपका नई दिल्ली में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, भारतीय मौसम विज्ञान की संस्थान जो है आपका नई दिल्ली में है। बात करते हैं पुणे में। अगर पुणे की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर पुणे में आप देख लेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय रासायनिक जो प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, वो आपकी पुणे में स्थित है। ये चीज़ आपको नोट डाउन जरूर कर लेनी है बच्चा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी को 2014 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कई बार पूछा गया है, 2014 का पूछा जा सकता है बच्चों। कई बार आपको पता होगा करंट अफेयर में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लगभग 10-10 साल के पीछे के पूछे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में किस क्षेत्र के मिला था? विज्ञान के लिए, शांति के लिए, साहित्य के लिए, तो अर्थशास्त्र के लिए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, शांति के लिए दिया गया था। इनके साथ 2014 में आपका मलाला यूसुफ को भी जो है शांति का पुरस्कार दिया गया था। तो आपको ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे याद रख लेना है, यानी कि पीस में इनको दिया गया था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। तो अगर मूल रूप की बात की जाए तो मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे 8 ऑप्शन लगा रहे हैं, तो बच्चों आप रॉन्ग हो जाएंगे। तो सही आंसर 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें 3 चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं। देखिए 21वां संविधान संशोधन हुआ था। अमेंडमेंट कब हुआ था? 1967 में। बच्चों 1967 में ये संविधान संशोधन हुआ था। इसमें आपको बता दूं मैं, यहाँ पे सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ये आपको याद रख लेना है बच्चों, सिंधी भाषा, सिंधी जो है भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। बात करते हैं दूसरा यहाँ पे सेकंड जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1992 को हुआ था बच्चों। और यहाँ पे क्या चीज जोड़ी गई थी? अब तो आपकी कोंकणी जोड़ी गई थी। कोंकणी जो भाषा है, कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद मणिपुरी जोड़ी गई थी, ये भी आपको याद रखना है, मणिपुरी। मणिपुरी के बाद यहाँ पे आपका नेपाली भी जोड़ी गई थी, नेपाली। तो आपको नेपाली भी याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है आपकी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। और तीसरा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था बच्चों? ये 2003 में हुआ था। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है, जहां से जनरली देखने को क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपकी बोडो जो है, बोडो जोड़ी गई थी, बोडो। और आपकी यहाँ पे डोंगरी जो है भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद आपकी मैथिली जोड़ी गई थी, मैथिली के बाद आपकी यहाँ पे संथाली भी जोड़ी गई थी। ये भी आपको याद रखना है, संथाली। तो संथाली भाषा भी यहाँ पे जोड़ी गई थी। तो ये तीनों संशोधन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इनको बिल्कुल याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं वर्तमान में कितनी है बच्चों। तो वर्तमान में आपकी यहाँ पे वर्तमान में भी आपको याद रख लेनी है कि वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान बिल्कुल आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं अब? तो अब 22 भाषाएं हैं। और ये चीज़ आपकी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो आपको ये रख लेनी है। वर्तमान में 22 हैं, और आपकी मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची के कुल भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघदूतम किसकी रचना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपको रचना देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें आपका भवभूति की है, या विशाखा दत्त की है, कालिदास की है, या विष्णु शर्मा की है? तो सही आंसर बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ पे कालिदास। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी यहाँ पे लगाया है वो बिल्कुल सही है बच्चों। आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ मैं, विष्णु शर्मा की कौन सी पुस्तक, आपको पता होना चाहिए कि विष्णु शर्मा की कौन सी रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पंचतंत्र। ये भी आपको रख लेना है, पंचतंत्र। तो पंचतंत्र किसने लिखी थी बच्चों? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। बात भवभूति की करता हूं मैं, कई बार एग्जाम में इनकी भी पूछी गई है। तो भवभूति में आपकी मालती माधव हो गया, मालती माधव। उत्तर रामचरित्र कई बार पूछा गया है बच्चों, उत्तर रामचरित्र। तो उत्तर रामचरित्र भवभूति की है, ये भी कई बार पूछा है। मालती भी आपकी इन्हीं की है, मालती भी आप लगा सकते हैं, मालती भी इन्हीं की है, और माधव भी इन्हीं की है, माधव।
भी इन्हीं की है। तो ये भी आप देख लेना। और कालिदास की मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हैं, तो आपको ये अपने नोट डाउन जरूर कर लेनी है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? ये कई नामों से जाना जाता है बच्चा। यहाँ पे कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 1540, ऑप्शन नंबर बी 1542, ऑप्शन नंबर सी 1545, ऑप्शन नंबर सी 1601। तो इसको मैं दो चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपके लिए। देखिए कन्नौज के युद्ध को कई बार एग्जाम में विलग्राम का युद्ध भी पूछा गया है। इसे जो है हम विलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो विलग्राम का युद्ध भी कहा जा सकता है इसको। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था। तो ये आपको याद रख लेना है। ये आपका शेरशाह और एंड हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है। हुमायूं, जो हुमायूं थे, इनके बीच लड़ा गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया था। अगर बात विनर की करता हूं मैं, यहाँ पे जीता कौन था? तो यहाँ पे विनर जो आपका हुआ था, विनर आपका शेरशाह सूरी हुआ था। तो ये कब लड़ा गया था युद्ध? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे 1540 में ये युद्ध लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध था ये, जिसे विलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बच्चों ये लड़ा गया था। और इसमें विजेता जो है आपका शेरशाह सूरी रहा था। हुमायूं को यहाँ पे जो है लास्ट में देश छोड़ के यानी कि जाना पड़ा था, बहुत दिनों अदरवाइज इधर उधर रहना पड़ा था। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आके अपनी सत्ता संभाली थी। उसके बाद आपको पता होगा, पूरी चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको, एक सीक्वेंस में आपको यहाँ पे समझाता चलूंगा। लेकिन फिलहाल आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मेरे हिसाब से सभी को पता होगा। यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तो ABCD में से जो भी आपका ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट कर लेना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। कई बार बच्चों ने यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ना लगाकर सुभाष चंद्र बोस भी लगाया है, तो वो रॉन्ग हो जाएगी बच्चों। बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की, जो है आपका यहाँ पे एक तो मधुशाला है, ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, यहाँ मधुशाला है। और मधुशाला के बाद एक अग्निपथ है, अग्निपथ भी इन्हीं की है बच्चों। यहाँ पे ये आपको याद रखना। एक पुस्तक बच्चों, एक चीज़ और बता दूं मैं, यहाँ पे आपका रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक भी है। और ये बुक आपकी मेघनाथ देसाई की है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। कई बार इस एग्जाम में ये पूछे गई है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो द रिकवरी ऑफ इंडिया किसकी है बच्चों? यहाँ पे ये आपको बिल्कुल याद रख लेनी है, क्योंकि ये दोनों पुस्तक एक जैसी लगती हैं। तो ये मेघनाथ देसाई की है बच्चों, मेघनाथ देसाई। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी है, मेघनाथ देसाई की रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना का मूल लक्षण क्या था या मूल लक्ष्य क्या था, यानी कि उसको ऐसा कौन सा लक्ष्य दिया गया था? तो बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें पता होना चाहिए। तो सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, कृषि पर बल दिया गया था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र पर विकास के लिए बल दिया गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट थी। कब से कब तक चली थी बच्चों? ये बिल्कुल आपको याद रखना है। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। एग्जाम में डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है, ये कब से कब तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल की अगर मैं बात करता हूँ, ये किस मॉडल पर आधारित थी बच्चों? तो ये हैरोल्ड आपको याद रख लेना है, हैरोल्ड मॉडल पर आधारित थी या डोमर पर आधारित थी। और इस पर कृषि में बल दिया गया, ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है, कृषि पर इसमें बल दिया गया था। बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे फसल के लिए इन्होंने कृषि पर बल दिया था पहले में। और दूसरे में पूछा जाए तो आपका दूसरी मैं बता दूंगा, आपको पता होगा, दूसरे में आपका उद्योग पे या बल दिया गया था। और 56 से आपका वो स्टार्ट हुई थी, तो उसका महालनोबिस मॉडल था, वो भी आपको ऑलरेडी बता दूंगा मैं जैसे ही आगे कोई क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF डाउनलोड करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो